स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और हर बार की तरह जो हमारे एग्ज़ाम हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर वालों के लिए और बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर वालों के लिए ईयर है और फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चा हमारा है ये सब्जेक्ट है हमारा चिंतनशील शिक्षा। मतलब कि हमारा एजुकेशन जो चैप्टर है फोर्थ सेमेस्टर का उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताए जा रहे हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें, आज भी याद कर लें, मॉर्निंग में एक बार रिवाइज कर लें। और अब हम एक एक करके बताते हैं ये दैट इज़ द बेनिफिशियल फॉर यू। और आपको जितने हमारे जो 100 आउट ऑफ 100 है उसमें मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करेगा ये। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम जानते हैं। चिंतन के विभिन्न साधन, मतलब चिंतन मतलब होता है सीखना, तो सोचना, विचार करना। तो चिंतन के विभिन्न साधन क्या है, तो हम कैसे सोच विचार कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, चार्ट शीट लेखन देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, श्रव्य दृश्य दिखाएंगे बच्चों को, तब वो सीख सकता है। इसके अलावा हम ग्रुप बनाएंगे ताकि डिस्कशंस कर सके बच्चा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत विकास करने का उससे मौका देंगे। तो ये हमारे कुछ विशेष तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ये विभिन्न साधन हैं जिसके ज़रिए हम चिंतन को प्रभावी बना सकते हैं और विभिन्न विभिन्न साधन भी हैं ये इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा, इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। विकलांग शिक्षा के महत्व का उद्देश्य की चर्चा की थी। विकलांग शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत जो बच्चे डिसेबल हैं, जिसे हम कहते हैं शारीरिक रूप से परिपूर्ण नहीं है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ विशेष बच्चे जो हैं, तो उनके लिए शिक्षा का क्या महत्व। देखिए, पढ़ने का अधिकार तो हर किसी को है, लेकिन विकलांग शिक्षा के महत्व देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारी समावेशी शिक्षा चलाई गई है। तो ऐसे ताकि ये जितने बच्चे विशिष्ट बच्चे हैं वह भी शिक्षा ग्रहण करके भारत के विभिन्न विभिन्न रिक्त पदों में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। और उनका भी मेन मोटिव है कि सभी शिक्षार्थियों को बराबर का हिस्सा मिले। आगे आते हैं ई शिक्षा, ई लर्निंग। आज के टाइम पे आपको पता है कि ई लर्निंग इज़ वेरी बेनिफिशियल। जैसे कि अभी आप जो क्लास ले रहे हैं दैट इज़ द ऑल्सो द पार्ट ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि पेपर का इसमें यूज़ नहीं होता। विदाउट पेपर इसमें इंटरनेट एंड इसके अंदर इंटरनेट के ज़रिए ली जाती है। हम डिस्टेंस लर्निंग भी ले सकते हैं। तो ई एजुकेशन का बहुत बेनिफिट है। इससे पहले बहुत सारी पत्रिकाएं भी आई थी ई लर्निंग, अब बुक्स आने लग गई है ई इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। तो अब एजुकेशन भी कैसे होने लग गई है, एजुकेशन ई एजुकेशन। तो लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी एजुकेशन ऐसी जो हुई जो कि ई शिक्षा के माध्यम से करवाई गई और यही हमारे भविष्य में 21वीं शताब्दी में ई लर्निंग को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है ताकि आप ऑनलाइन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। क्योंकि आने जाने में बच्चों को स्कूल से घर से आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहते हैं जिसका रेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ई लर्निंग का आपको एक ही स्थान पर समय की बचत, एक तरीके से कहते हैं समय पैसे की बचत, बच्चों को थकान नहीं होगी। अगर बच्चों को थकान नहीं होगी तो बच्चा ज़्यादा पढ़ाई करेगा। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, स्त्री की शिक्षा का महत्व लैंगिक शिक्षा में प्रतिमान विस्थापन की चर्चा कीजिए। तो कहा जाता है स्त्रियों की शिक्षा का लैंगिक शिक्षा प्राचीन काल में, अगर हम बात करें वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, उसके बाद महाभारत टाइम और रामायण टाइम पीरियड में, तो महिलाओं को उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिलाओं को अनुष्ठान में बिठाया नहीं जाता था। लेकिन हमने कई जगह देखा है महिलाओं का अधिक योगदान भी होता था। लेकिन 21वीं शताब्दी में आते आते राजा राम मोहन रॉय और ब्रिटिश गवर्नर बेंटिंग ने क्या किया, समाज के अंदर से कुछ ऐसी कृतियाँ थी, विधवा प्रथा, जो सती प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह को रोक लगाई और विधवा का पुनर्विवाह करने की अनुमति दी। और इस तरीके से एक हमारे वो थे जिन्होंने शिक्षा की क्रांति में बहुत बड़ा अहम रोल दिया, ज्योतिबा बाई फुले, और उनकी पत्नी थी सावित्री बाई फुले। तो स्त्रियों की शिक्षा को महत्व देने के लिए उन्होंने 21वीं नई शताब्दी में, अब आज के समय में वर्तमान समय में महिलाएं और पुरुष दोनों ही सेम, इसमें विभिन्नताएं नहीं हैं,
लेकिन अगर हम प्राचीन में बात करें, प्राचीन में पुरुषों को ही शिक्षा का महत्व दिया जाता था। इवन उनको वोटिंग देने का भी अधिकार था, पुरुषों को, महिलाओं को नहीं होता था। लेकिन समय के साथ साथ सब चीज़ परिवर्तन हो गया। अगला है बच्चों हमारा डायरी लेखन। डायरी लेखन एक हमारी डेली लाइफ की, जो हमारे पूरे दिन में जो हमारे सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहा, डेली यूज़ के लिए लिखते हैं, उसके अंदर तिथि, दिनांक, ईयर, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और अंत में हम क्या करते हैं, इसके नीचे सिग्नेचर ज़रूर करते हैं। तो इसे हम डायरी लेखन कहते हैं। तो हम कहीं गए और उसके बारे में हमने खुद व्यक्तिगत रूप से लिखा, तो वो डायरी लेखन कहलाता है। आते हैं ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग बच्चों एक क्या होता है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, जैसे गूगल पे आपने सर्च मारा, बहुत सारे आपको कंटेंट मिल गए, वो होता है ब्लॉग। ब्लॉग के लिए हमें क्या चाहिए होगी, सबसे पहले डोमेन नेम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? डोमेन नेम। देन हमें चाहिए होती है वेब होस्टिंग, ताकि आपका पेज वेब होस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। आप आज के टाइम पे लोग ब्लॉग ज़्यादा करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए ही देखते हैं। और वहीं से क्या होता है, आप इसके ज़रिए कमाई भी कर सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक भी कर सकते हैं। आगे आते हैं विदेशी भाषा अधिग्रहण के लिए निमोनिक्स किस प्रकार उपयोगी है। अब विदेशी भाषा का अधिग्रहण मतलब विदेशी भाषा को सीखने के लिए आपको निमोनिक्स एक टाइप का विधि होती है, ताकि हमें उसके छोटे छोटे पहलुओं को, उसके बारीकी शॉर्टकट्स, इजी मेथड्स को सीखने के लिए हमें आसानी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स विधि। तो विदेशी भाषा को सीखने के लिए हम निमोनिक्स विधियों का प्रयोग करते हैं, मतलब वहाँ की भाषाओं को अपनी भाषा से ट्रांसलेट करके देन उसके बाद हम सीखते हैं। अगला आते हैं, बात करते हैं बच्चों हम वैश्वीकरण। वैश्वीकरण पर एक जनरल लेख तैयार कीजिए। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक आयात और निर्यात की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण के जरिए ही लोगों के पास बहुत सारे विकल्प आए, विकल्प मतलब ऑप्शंस आए, जिसके जरिए व्यक्ति अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार कोई भी सामान खरीद सकते थे। तो वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण की वजह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां लगी, लोगों को रोजगार मिले, लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्याओं में लोग बाग गाँव से शहर में आए ताकि रोजगार प्राप्त हो सके। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक देश से सामान दूसरे देश जाता है और दूसरे देश से सामान दूसरे देश में आते हैं। तो आदान प्रदान की क्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। चिंतनशील शिक्षा के अंदर बॉर्टन, कॉल्ब, क्राई के मॉडल को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने चिंतनशील शिक्षा के विषय में बताया है, व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यवस्थित रूप से सही करके, अनुभव लेकर ही क्या करता है, सीखता है। इन्होंने सबसे पहले जो हम बात करते हैं, बॉर्टन ने 1970 में अपना पहला ये मॉडल तैयार किया, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि किस तरीके से सीखा जा सकता है। फिर उसके बाद कॉब का आया और क्राई ने 1978 में दिया इन्होंने। तो इस तरीके से इनके मॉडल जो थे सीखने के प्रति बल देते थे। तो आप इसको बना के लिख सकते हैं। अगला है बेटा आपका आलोचनात्मक बनाम रचनात्मक। तो आलोचनात्मक बनाम रचनात्मक, आलोचना का वर्णन मतलब क्या, आलोचना क्या होती है, आलोचनक, रचना मतलब रचनाशील, आलोचना बनाम रचनात्मक, रचनात्मक मतलब रचना, किसी चीज़ को गढ़ना, वो होता है हमारा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।